प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत। आज का जो हमारा लेक्चर होगा किस पर होगा? नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत। पिछले लेक्चर में मैंने आपको नागरिकता का जो पहला सिद्धांत है, नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत, ये समझाया था। आज हम नागरिकता के सिद्धांत के संदर्भ में ही दूसरा सिद्धांत ले रहे हैं। कौन सा? नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत से संबंधित प्रश्न भी निश्चित रूप से पूछा जाता है। मैंने यह सभी महत्वपूर्ण बातें मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए नोट कर दी हैं और एक एक को मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो आज का हमारा जो विषय है वो क्या है? नागरिकता के सिद्धांत, जिसमें दूसरा सिद्धांत ले रहे हैं स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत मैंने आपको समझाया था नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत। ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर नागरिकता है क्या चीज। भाई, मैंने इसके लिए ये डायग्राम भी तैयार किया है। सबसे पहले मैं सामान्य रूप में आपको बताऊंगा कि नागरिकता वह स्थिति है क्या? नागरिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का, राज्य का, किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य बनता है और वह सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। नोट कीजिएगा, क्या कहा मैंने? नागरिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का, मीन्स राज्य का, पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य बनता है, पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य बनता है और वह सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। वो क्या कहलाएगा? नागरिकता। अब जो ये नागरिकता है, इस नागरिकता का आधार क्या है? इसका विचार क्षेत्र क्या है? इन दोनों ही बातों के ऊपर विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। इसी ही आधार पर नागरिकता के मुख्यतः 5 सिद्धांत दिए जाते हैं। प्रथम सिद्धांत उदारवादी सिद्धांत है, जिसकी चर्चा मैंने कर दी है, वीडियो अपलोड कर दी है। दूसरा सिद्धांत क्या लेंगे हम? स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत लेंगे। ठीक है, 5 सिद्धांत है। अगर हम इनके नाम काउंट कराना चाहें तो आप नोट कीजिएगा। प्रथम सिद्धांत है उदारवादी सिद्धांत, दूसरा है स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत, तीसरा है मार्क्सवादी सिद्धांत, चौथा है समुदायवादी सिद्धांत, पांचवा है बहुलवादी सिद्धांत। तो दूसरा सिद्धांत चल रहा है। 3 जो सिद्धांत है इनके ऊपर भी मैं एक एक के ऊपर एक एक लेक्चर तैयार कर करके मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए अपलोड करूंगा। ये स्टूडेंट्स ध्यान दें। अब मूल बात यहां ये आती है कि जो नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत है, वास्तव में यहां मैंने नोट किया है कि नागरिकता के उपयुक्त आधार और विचार क्षेत्र के बारे में अनेक सिद्धांत दिए गए हैं। 5 सिद्धांत दिए गए हैं। प्रथम सिद्धांत मैंने आपको समझा दिया है, नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत। दूसरा ले रहे हैं स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत। तो यह मूल बात ये देखनी है, क्या देखनी है कि भाई जो नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत है, वह नागरिकता का आधार किसको मानता है? उदारवादी सिद्धांत नागरिकता का आधार किसको मानता है? नागरिक अधिकार को मानता है। ये बात क्लियर कर दी थी मैंने पिछले लेक्चर में। और यहां जो नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत है भाई, वो नागरिकता का आधार बाजार समाज के प्रतिरूप को मानता है। किसको मानता है? बाजार समाज, मार्केट सोसाइटी के मॉडल को नागरिकता का आधार मानता है। मैंने नोट भी कर दिया, बाजार समाज आधार। अर्थात वास्तविक रूप में चूंकि व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का जब पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य बनता है
और वह सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है तो वो नागरिकता है। अब यह नागरिकता का आधार, मतलब ये सिद्धांत कहता है कि नागरिकता का आधार बाजार समाज का प्रतिरूप होगा, मार्केट सोसाइटी मॉडल होगा। यह वास्तविक रूप में जो व्यक्ति होता है वह राजनीतिक समुदाय का, राज्य का जो पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य बनता है, तो वास्तविक रूप में बाजार समाज के प्रतिरूप के आधार पर बनता है। इसका भावार्थ यह है कि यहां ऐसे समाज में वास्तविक रूप में मुक्त प्रतियोगिता होती है और मुक्त प्रतियोगिता के अंतर्गत राज्य, जैसा कि मैंने यहां नोट भी कर दिया, राज्य सबसे आगे होता है और राज्य सबसे आगे होता है तो जो निर्दिष्ट भूभाग होता है उसके ऊपर बल प्रयोग का एकाधिकार राज्य का ही होता है। वैसे बाजार समाज के अंतर्गत मुक्त प्रतियोगिता होगी, स्वतंत्र प्रतियोगिता होगी और वास्तविक रूप में यहां वही व्यक्ति जीवित रह पाएंगे जो व्यक्ति परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मूल जो बात हमें लेनी है वो तो ये लेनी है कि नागरिकता का जो ये स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत है वह नागरिकता का आधार किसको मानता है? बाजार समाज को मानता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। जबकि उदारवादी सिद्धांत नागरिक का आधार किसको मानता है? नागरिक अधिकार को। प्रश्न बन रहा है ये। और स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत किसको आधार मानता है? नागरिकता का आधार किसको मानता है? बाजार समाज को। मार्केट सोसाइटी मॉडल बाजार समाज का प्रतिरूप। मैंने नोट भी कर दिया, बाजार समाज का प्रतिरूप। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में जो अगली बात आती है, ये एक प्रश्न तैयार हो गया आपका किसी भी रूप में, चाहे यूपीएससी हो, यूजीसी नेट हो, कॉलेज लेक्चरर हो, स्कूल लेक्चरर हो, कहीं पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत नागरिकता का आधार किसको मानता है? बाजार समाज को मानता है। देखो, मूल जो 5 सिद्धांत है ना, वो मूल बात इस बिंदु के आधार पर समझनी है। नागरिकता के उपयुक्त आधार और विचार क्षेत्र के बारे में 5 सिद्धांत दिए जाते हैं और ये वास्तविक रूप पांचों सिद्धांत नागरिकता का जो आधार है उसके बारे में अलग अलग तर्क देते हैं। क्लियर होगी बात? फिर से दोहरा रहा हूं, उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है? नागरिकता का आधार किसको मानता है? नागरिक अधिकार को मानता है। जबकि स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत नागरिकता का आधार किसको मानता है? बाजार समाज को मानता है, मार्केट सोसाइटी को मानता है। नोट कीजिएगा, इस डायग्राम के आधार पर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब चलिए, इसके बाद में आता है इस सिद्धांत के अनुसार क्या? नागरिकता का जो स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकता की स्थिति व्यक्तियों के स्वतंत्र चयन और अनुबंध का परिणाम है। अब ध्यान देंगे, ये विचार क्षेत्र होगा। इसका विचार क्षेत्र मतलब स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत क्या कह रहा है? नागरिकता का विचार क्षेत्र ये कहता है कि नागरिकता की स्थिति, देखो मैंने कहा था ना, नागरिकता वह स्थिति है, नागरिकता वह स्थिति है, इधर से ले सकते हैं आप, नागरिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य बनता है और वह सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। अब यहां मैंने लिखा नागरिकता की स्थिति व्यक्तियों के स्वतंत्र चयन और अनुबंध का परिणाम है। मतलब यहां वास्तविक रूप में जो नागरिकता है ना, वो किसका परिणाम है? स्वतंत्र चयन और अनुबंध का। अनुबंध मतलब समझौते का। क्यों? क्योंकि मार्केट सोसाइटी के अंतर्गत सभी व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, राज्य आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करता है, तो वास्तव में यह स्वतंत्र चयन होता है और अनुबंध मतलब समझौता होता है। तो जो नागरिकता होती है, ये सिद्धांत कहता है कि जो नागरिकता है वास्तविक रूप में वह स्थिति क्या है? नागरिकता की स्थिति व्यक्तियों के स्वतंत्र चयन और अनुबंध का परिणाम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कीजिएगा। नंबर 1 बात होगी, मैंने सारी बातें नोट कर दी बिंदु के रूप में। तो पहली बात तो क्या होगी कि स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत कहता है कि नागरिकता की स्थिति व्यक्तियों के स्वतंत्र चयन और अनुबंध का परिणाम है। मतलब जो ये नागरिकता है ना, वह नागरिकता वास्तव में स्वतंत्र चयन और अनुबंध का परिणाम है। ये बात कौन कहता है? स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत। नोट कीजिएगा। अब इससे संबंधित प्रश्न किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, गलती नहीं होनी चाहिए। एक बात, अगली बात, दूसरी बात, नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 नोट कीजिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई नागरिकता का जो स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत है, इसका मुख्य प्रवक्ता कौन है? यस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। मुख्य प्रवक्ता कौन है इनके? रॉबर्ट नोजिक। नोट कीजिएगा, क्या है? रॉबर्ट नोजिक
स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत के मुख्य प्रवक्ता हैं, मुख्य समर्थक हैं, मुख्य विद्वान हैं। यस, कौन है? रॉबर्ट नॉजिक। अब रॉबर्ट नॉजिक ने अपनी कौन सी पुस्तक में स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत का वर्णन किया है? नोट कीजिएगा, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ये 1974 में लिखी गई थी। इनकी पुस्तक है, किसकी? रॉबर्ट नॉजिक की। क्या? एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। हिंदी अर्थ लिखे, अराजकता, अराजकता, राज्य और कल्पना लोक। अराजकता, राज्य और कल्पना लोक। ये किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक है। यस। अब इसी पुस्तक में रॉबर्ट नॉजिक ने संकेत दिया है, नोट करें ये बात, संकेत दिया है। क्या संकेत दिया है? कि लोग, ये व्यक्ति, लोग अपने मूल्य किसको कहते हैं भाई? व्यक्तियों की जो आकांक्षाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वही मूल्य कहलाते हैं। यस। तो अपने मूल्यों, मान्यताओं और अधिमान्यताओं की सिद्धि के लिए निजी गतिविधियों, प्राइवेट एक्टिविटी, निजी गतिविधियों, बाजार विनिमय, मार्केट एक्सचेंज, बाजार विनिमय और स्वैच्छिक साहचर्य मतलब एसोसिएशन, साहचर्य का सहारा लेते हैं। कौन कह रहे हैं ये बात? रॉबर्ट नॉजिक कह रहे हैं कि भाई वास्तव में जो व्यक्ति होते हैं वो अपने मूल्यों, मान्यताओं और अधिमान्यताओं की सिद्धि के लिए, इनकी प्राप्ति हो। भाई मूल्य मतलब व्यक्ति की जो आकांक्षाएं होती है वो मूल्य, तो इन आकांक्षाओं की पूर्ति हो, इसके लिए क्या करते हैं? इसकी सिद्धि के लिए क्या करते हैं? ये निजी गतिविधि है, प्राइवेट एक्टिविटीज करते हैं, निजी गतिविधि है, बाजार विनिमय, मार्केट एक्सचेंज और स्वैच्छिक साहचर्य का सहारा लेते हैं। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ चूंकि मार्केट सोसाइटी का समर्थन किया गया है यहाँ, तो इसके अंतर्गत सभी व्यक्ति वास्तविक रूप में स्वतंत्र चयन और अनुबंध का सहारा लेते हैं। सभी व्यक्ति वास्तविक रूप में स्वतंत्र होते हैं। यहाँ इसका आधार व्यक्तिवादी विचारधारा होती है, जिसमें कि व्यक्ति केंद्र बिंदु में होता है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया जाता है, और जब व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया जाता है तो व्यक्ति की जो गतिविधियां होती है निजी होती है। इसी के साथ में बाजार विनिमय, मार्केट एक्सचेंज और स्वैच्छिक साहचर्य का सहारा लेते हैं, जिससे कि वास्तविक रूप में इनके जो मूल्य होते हैं उन मूल्यों की प्राप्ति हो सके। मतलब व्यक्ति की जो आकांक्षाएं होती है उनकी प्राप्ति हो सके, उसकी सिद्धि हो सके। तो ये जो रॉबर्ट नॉजिक है अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत ये बात कहते हैं। अब इसी के बाद में क्या होता है? अगली बात, तीसरी बात नोट करेंगे कि नागरिकता की आवश्यकता। अब ध्यान देंगे भाई, ये बात सत्य है कि वास्तव में ये मार्केट सोसाइटी के अंतर्गत वास्तव में अपने मूल्यों की प्राप्ति के लिए निजी गतिविधियां करते हैं, बाजार एक्सचेंज का सहारा लेते हैं, स्वैच्छिक साहचर्य का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर इनको नागरिकता की आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब ये राज्य का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य क्यों बनना चाहते हैं? ये स्वतंत्र हैं, अपने मूल्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, तो फिर ये जो राज्य है मतलब राजनीतिक समुदाय इसका सदस्य क्यों बनना चाह रहे हैं? क्या आवश्यकता है इसकी? मैंने नोट किया यहाँ, नागरिकता की आवश्यकता इसलिए होती है, ये सिद्धांत कह रहा है, इसलिए होती है कि आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं इन तरीकों से उपलब्ध नहीं हो जाती हैं। मतलब यहाँ नागरिकता की आवश्यकता इसलिए होती है कि जो ये व्यक्ति के मूल्य होते हैं ये वास्तव में अपनी निजी गतिविधियों और बाजार विनिमय और स्वैच्छिक साहचर्य एसोसिएशन साहचर्य के माध्यम से वास्तव में जो आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं इन तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जो ये तरीके हैं, कौन से तरीके हैं? निजी गतिविधि, बाजार विनिमय और स्वैच्छिक साहचर्य का जो सहारा लेते हैं अपने मूल्यों की प्राप्ति के लिए। मत मूल्य मीन्स व्यक्ति की जो आकांक्षाएं होती, इच्छाएं होती, इसकी प्राप्ति के लिए जो ये इन निजी गतिविधि और बाजार विनिमय स्वैच्छिक साहचर्य का सहारा लेते हैं, इससे वास्तव में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की जो प्राप्ति होती है वो नहीं हो पाती है। मैंने यहां लिखा है इसलिए होती है कि आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं इन तरीकों से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। अब नहीं हो पाती तो फिर इन मूल्यों की प्राप्ति कैसे हो? इसके लिए मैंने लिखा है अतः सार्वजनिक व्यवस्था जरूरी हो जाती है।
अब क्या करते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था की स्थापना पर बल देते हैं। क्यों? जिससे कि वास्तविक रूप में व्यक्ति के जो मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, उसकी जो इच्छाएं, आकांक्षाएं, उनकी प्राप्ति हो सके। तो इसके लिए क्या करते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था जरूरी हो जाती है। और इस दृष्टि से नागरिक सार्वजनिक वस्तुओं का विवेकशील उपभोक्ता बन जाता है या उपभोक्ता कहलाता है। क्या? इस दृष्टि से नागरिक सार्वजनिक वस्तुओं का विवेकशील उपभोक्ता है। नोट कीजिएगा, सार्वजनिक वस्तुओं का विवेकशील उपभोक्ता है। ये बात किसने कही है? रॉबर्ट नॉजिक ने कही है। रॉबर्ट नॉजिक का सिद्धांत कौन सा है? स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत है। किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगली बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। रॉबर्ट नॉजिक अपनी इसी पुस्तक के अंतर्गत कहते हैं, कौन सी पुस्तक? एनार्की, अराजकता, स्टेट, राज्य एंड और यूटोपिया, कल्पनालोक। मतलब अराजकता, राज्य और कल्पनालोक कब लिखी गई? 1974 में लिखी गई। इस पुस्तक के अंतर्गत ही कहते हैं रॉबर्ट नॉजिक कि राज्य एक विशाल उद्यम है और नागरिक उसके ग्राहक या सेवार्थी हैं। ग्राहक या सेवार्थी हैं, ये आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि भी राज्य एक विशाल उद्यम है और नागरिक उसके ग्राहक या सेवार्थी हैं। किसने कही बात? रॉबर्ट नॉजिक ने। मतलब रॉबर्ट नॉजिक का कहना है कि राज्य एक विशाल उद्यम है, एंटरप्राइज एक विशाल उद्यम है, विशाल उद्यम है। और जो नागरिक होते हैं वो इसके ग्राहक हैं। ग्राहक क्यों माना है? क्योंकि यहाँ मार्केट सोसाइटी के मॉडल को अपनाया गया है। तो मार्केट सोसाइटी के अंतर्गत वास्तविक रूप में भाई नागरिक जो होते हैं ना, उनको ग्राहक ही माना गया है। क्या माना गया है? ग्राहक माना गया है। ठीक है, तो राज्य एक विशाल उद्यम और नागरिक ग्राहक। किसने कही है बात? रॉबर्ट नॉजिक ने कही है। अगली बात, अब यहां बिंदु रूप में आ सकते हैं। 3 बातें होगी, 4 बात, 5वीं बात होगी और 6ठी बात क्या होगी? इन बिंदु के आधार पर आप इसको समझ सकते हैं। 6ठी बात क्या है कि राज्य, ये जो राज्य है इसको राजनीतिक समुदाय भी कह सकते हैं। राज्य ऐसी संरक्षक संस्था है जो मुक्त प्रतियोगिता में सबसे आगे रहती है। अब ध्यान देंगे, क्योंकि यहां जो नागरिकता का आधार लिया गया है वो बाजार समाज है और बाजार समाज में क्या होता है? मुक्त प्रतियोगिता होती है, खुली प्रतियोगिता होती है। और जब खुली प्रतियोगिता होती है तो इसमें वास्तविक रूप में सबसे आगे कौन रहेगा? राज्य ही रहेगा। कौन रहेगा? राज्य ही रहेगा सबसे आगे। अब सबसे आगे राज्य रहता है, अतः उसे निर्दिष्ट भूभाग, इसका जो भूभाग होगा, निर्दिष्ट भूभाग में बल प्रयोग का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। मतलब यह अपने निर्दिष्ट भूभाग में वास्तविक रूप में बल प्रयोग का एकाधिकार रखता है। क्यों? क्योंकि मुक्त प्रतियोगिता में समाज के अंतर्गत जितने भी समुदाय होते हैं उन सभी में सबसे आगे राज्य ही होता है। और सबसे आगे राज्य होता है तो वास्तविक रूप में राज्य को ही अपने निर्दिष्ट भूभाग में बल प्रयोग का एकाधिकार प्राप्त होता है। यह बात ये सिद्धांत कहता है। कौन सा सिद्धांत कहता है? नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत। तो ये 6 बातें आप नोट कीजिएगा। तो कुल मिला के आप निष्कर्ष रूप में ये कहेंगे कि नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत किसने दिया है? रॉबर्ट नॉजिक ने दिया है। और रॉबर्ट नॉजिक का कहना है कि वास्तविक रूप में यहाँ जो नागरिकता का आधार है वह बाजार समाज है, मार्केट सोसाइटी है। और यह वास्तविक रूप में जो नागरिकता की स्थिति होती है वह व्यक्तियों के स्वतंत्र चयन और अनुबंध का परिणाम होता है। यह बात आपको विशेषकर ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये 5 बातें आप नोट कीजिएगा। इसके आधार पर सभी बातें क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में चाहे किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए आपका आंसर गलत नहीं हो सकता है। अब चूंकि नागरिकता का जो स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत, इसकी सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको समझा दी है और यहाँ नोट भी कर दी है, परंतु इसमें भी कुछ कमियां हैं। किसमें? स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत में भी कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए यहाँ 4 बिंदु नोट किए। आप इसके आधार पर इसको ठीक से समझ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, आलोचनाएं हम शुरू करें उससे पहले प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर तैयार कर हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, अब इसकी आलोचना। नंबर 1, मुक्त बाजार पर आधारित व्यक्तिवाद। देखो, व्यक्तिवाद का केंद्र बिंदु क्या होता है? स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया जाता है इसमें। तो मुक्त बाजार पर आधारित व्यक्तिवाद सामाजिक सुदृढ़ता के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब वास्तविक रूप में सामाजिक सुदृढ़ता नहीं हो पाएगी यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यक्तियों को विशेषकर स्वतंत्र चयन और अनुबंध
अनुबंध के आधार पर जो है नागरिकता प्राप्त होती है। यहाँ नागरिकता की स्थिति व्यक्तियों के स्वतंत्र चयन और अनुबंध का परिणाम है, और इसका परिणाम होने के कारण यहाँ जो मुक्त बाजार पर आधारित व्यक्तिवाद है वह सामाजिक सुदृढ़ता के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होंगे। कैसे? मैंने दूसरा बिंदु तैयार किया कि यह प्रतिरूप मीन्स जो ये नागरिकता स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत है, यह प्रतिरूप समाज में स्वार्थों की लड़ाई और वाद विवाद को बढ़ावा देगा। आप ध्यान दें, क्योंकि यहाँ वास्तव में नागरिकता का आधार बाजार समाज है, मार्केट सोसाइटी है, और मार्केट सोसाइटी तो इसके अंतर्गत राज्य को एक विशाल उद्यम मान लिया गया है और नागरिकों को ग्राहक मान लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि स्वतंत्र चयन होगा, यहाँ है अनुबंध होगा, यहाँ अनुबंध का परिणाम ही नागरिकता है, तो वास्तव में यहाँ व्यक्तियों के बीच में स्वार्थों के आधार पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा, बहुत ज्यादा वाद विवाद होगा। कोई व्यक्ति किसी हित के ऊपर बल देगा, कोई व्यक्ति किसी हित के ऊपर बल देगा, क्योंकि यहाँ स्वतंत्र चयन होगा, है अनुबंध की स्वतंत्रता होगी, और वास्तविक रूप में जो नागरिकता है वह स्वतंत्र चयन का ही परिणाम है। बाजार समाज इसका आधार है, तो डेफिनेटली यहाँ बहुत ज्यादा समाज में लड़ाई झगड़ा होगा। अब ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, जब समाज में बहुत ज्यादा स्वार्थों के आधार पर लड़ाई झगड़ा होगा, वाद विवाद होगा, तो कुछ प्रश्न खड़े हो जाएंगे। मैंने यहाँ लिखा है तीसरा बिंदु बनाकर कि ऐसे प्रश्न खड़े होंगे। कैसे प्रश्न खड़े होंगे कि कुछ लोग ये तर्क देंगे, क्या तर्क देंगे कि भाई हम सरकारी अस्पताल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हमारा इलाज नहीं करवा रहे, तो फिर हम टैक्स क्यों देंगे? हम निजी अस्पतालों में हमारा इलाज करवा रहे हैं तो हम टैक्स नहीं देंगे, कर नहीं देंगे। इसी प्रकार से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं तो हम टैक्स क्यों देंगे, हमारे बच्चे तो जो है निजी स्कूलों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो हम किसी भी रूप में जो है यहाँ पर टैक्स नहीं देंगे। और इसी प्रकार से कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं है तो फिर इसके रख रखाव के लिए हम जो है पुलिस फोर्स को जो है टैक्स क्यों देंगे, मतलब रख रखाव की जो व्यवस्था है पुलिस के द्वारा की जाती है, तो हम जब अपना रख रखाव स्वयं ही कर रहे हैं तो हमें जो है कर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इत्यादि। इसी प्रकार से और भी प्रश्न पैदा हो जाएंगे। मतलब यहाँ इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कमी है कि लोग ऐसे तर्क देंगे कि भाई हम वास्तव में स्वयं अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम वास्तव में सरकार को कर नहीं देंगे, क्योंकि स्वतंत्र चयन को प्राथमिकता दी गई है। यहां वास्तविक रूप में स्वैच्छिक साहचर्य का सहारा लेते हैं ये, ऐसी स्थिति में ये टैक्स देने के लिए मना करेंगे। अब इसी के साथ में फिर लोग दूसरे रूप में और भी तर्क देंगे। क्या तर्क देंगे? मैंने लिखा है कि लोगों को अपनी आकस्मिक जरूरतों, अकस्मात जो जरूरतें होती हैं, जैसे अग्निकांड है, बीमारी है, दुर्घटना है, चोरी डकैती है आदि के समय सहायता के लिए निजी बीमा कंपनियों की सेवाएं प्राप्त करनी चाहिए। हम लोग तर्क देंगे यहाँ कि भाई ठीक है, जब हम स्वतंत्र चयन और अनुबंध के आधार पर ही नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं तो फिर क्यों ना हम अपनी जो अकस्मात आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति या सहायता, जैसे अग्निकांड है, बीमारी है, दुर्घटना, चोरी डकैती है आदि के समय में सहायता के लिए निजी बीमा कंपनियों की सेवाएं प्राप्त करनी चाहिए। और जब हम इन निजी बीमा कंपनियों की सेवाएं प्राप्त करेंगे तो फिर हमें सरकार की जरूरत ही नहीं रहेगी। मैंने लिखा है सरकार की जरूरत समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकार की आवश्यकता ही नहीं है। हम अपनी जो आकस्मिक आवश्यकताएं हैं, कुछ लोग तर्क देंगे ही। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो अपनी जो जरूरतें हैं, वो जो आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति स्वयं कर रहे हैं। अपने जो स्वैच्छिक साहचर्य है, एसोसिएशन है, उनके द्वारा उनकी आवश्यकता की पूर्ति करवाई जा रही है। तो फिर इनका कहना है कि हमें जो है सरकार की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मैंने यहाँ लिखा है सरकार की जरूरत समाप्त, मतलब सरकार की जरूरत खत्म हो जाएगी। और जब सरकार की आवश्यकता ही नहीं रहेगी तो ऐसी स्थिति में नागरिकता का विचार भी निरर्थक हो जाएगा। अर्थात वास्तविक रूप में जो नागरिकता का स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत है, इसकी आलोचना करते हुए आलोचक कह रहे हैं कि अंत में सच्चाई ये है कि सरकार की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, और जब सरकार की आवश्यकताएं खत्म हो जाएगी तो नागरिकता का विचार भी निरर्थक हो जाएगा। नागरिकता की आवश्यकता ही कहाँ रहेगी? सभी आवश्यकताएं स्वैच्छिक साहचर्य के द्वारा पूरी की जा रही है,
तो फिर सरकार की आवश्यकता नहीं है, और सरकार की आवश्यकता खत्म होगी तो फिर डेफिनेटली नागरिकता का विचार ही निरर्थक हो जाएगा। यह बात आलोचकों ने कही है। तो आप इन 4 बिंदुओं के आधार पर इस सिद्धांत की आलोचनाओं को ठीक से समझ सकते हैं। अब किसी भी रूप में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। यस, समझ गए इसका भावार्थ। तो ये हो गया आपका नागरिकता का दूसरा सिद्धांत। कौन सा? नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत। मैं 5 ही सिद्धांतों को अच्छे से अच्छे रूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि एग्जाम में किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाए आपका आंसर गलत ना हो। स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है आप नागरिकता के स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत को ठीक से समझ गए होंगे। आप ये जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है इसको तैयार कीजिएगा, ये सभी बातें नोट कीजिएगा। इसके बाद में ये सिद्धांत इजीली समझ में आ जाएगा। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।